नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान सूरज का सातवां घोड़ा एक कालातीत रचना कथानक भाग 1 में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। धर्मवीर भारती की दूसरी औपन्यासिक कृति 1952 में प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक था सूरज का सातवां घोड़ा। इससे पूर्व उनके गुनाहों का देवता प्रकाशित हो चुकी थी। सूरज का सातवां घोड़ा एक लघु उपन्यास है, जिसमें रचनाकार ने 7 छोटी छोटी कहानियों को लिया है। ये कहानियां प्रेमपरक हैं, निष्कर्षवादी हैं और अलग अलग कहानियां होते हुए भी ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं आकर संबंधित हो जाती हैं और एक प्रकार से एक लघु उपन्यासिका की रचना करती हैं। धर्मवीर भारती का मानना था कि प्रेम कहानियां सबसे अधिक सफल होती हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी माना कि कहानियां लिखते समय कहानीकार को बोलचाल की भाषा में अपनी बात कहनी चाहिए। इससे वो पाठकों के साथ एक सहज स्वाभाविक संबंध स्थापित कर लेता है। कहानियों के विषय में उनका ये भी मानना था कि किसी भी कहानी में आदि, मध्य और अंत का होना भी अनिवार्य है। जब तक ये 3 विभाजक रेखा नहीं होंगी, तब तक वो कहानी अपने पाठकों को आकर्षित नहीं करेगी। और उनका मानना ये भी था कि कहानी में रचनाकार को एक निष्कर्ष पहले से ही सोच लेना चाहिए और ये निष्कर्ष निश्चित रूप से किसी भी समाज के लिए कल्याणकारी भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक कहानी से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, वो समाज का उद्धार नहीं कर पाती, समाज का एक सच्चा यथार्थ रूप अपने पाठकों के समक्ष नहीं दिखाती, तब तक कहानी को सफल नहीं माना जा सकता। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के विषय में अगे जी की मान्यता है। सूरज का सातवां घोड़ा एक कहानी में अनेक कहानियां नहीं, अनेक कहानियों में एक कहानी है। वह पूरे समाज का चित्र और आलोचना है और जैसे उस समाज की अनंत शक्तियां परस्पर संबद्ध, परस्पर आश्रित और परस्पर संभूत हैं, वैसे ही उसकी कहानियां भी। अर्थात देखने में चाहें सूरज के सातवें घोड़े में 7 कहानियां संकलित हैं, पर पहली कहानी दूसरी से, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से, इस क्रम में ये कहानियां एक दूसरे से संबंधित दिखाई देती हैं। लेखक ने निवेदन में इसे एक नए प्रकार का, नए ढंग का कथाकृति माना है और इस अनोखे ढंग की पुरानी कथा शैली की रचना माना। उन्होंने ये माना कि एक छोटे से चौखटे में किसी एक लंबे काल तक फैले घटनाक्रम को उन्होंने अंकित करने का प्रयास किया है और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो भारती जी का यह साहस अपने आप में उनकी सफलता का परिचायक है। अपने विषय में, अपने उपन्यास के विषय में डॉक्टर धर्मवीर भारती का कथन है, कथा शैली भी कुछ अनोखे ढंग की है, जो है तो वास्तव में पुरानी ही, इतनी पुरानी कि आज के पाठक को थोड़ी नई या अपरिचित सी लग सकती है। बहुत छोटे से चौखटे में काफी लंबा घटनाक्रम और काफी विस्तृत क्षेत्र का चित्रण करने की विवशता के कारण यह ढंग अपनाना पड़ा है। धर्मवीर भारती ने
स्वयं अपने आप को कहीं पर भी इस उपन्यास में नहीं रखा। उन्होंने अपनी मान्यताओं को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को इस उपन्यास के प्रमुख पात्र माणिक मुल्ला के माध्यम से कहा है। उपन्यास की प्रेरणा के विषय में अगर हम बात करें तो इसकी प्रेरणा लेखक को अपने समीपस्थ परिवेश से प्राप्त हुई। इलाहाबाद के अहियापुर अतरसुइया मोहल्ले में, जहां एक ओर रईसों सामंतों की बड़ी बड़ी कोठियां हैं और दूसरी तरफ निम्न मध्य वर्ग की बस्तियां, दोनों की जीवन शैली में, दोनों के व्यवहार में, आचार में, संस्कारों में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। इन निम्न मध्य वर्ग की बस्ती में रहने वाले लोगों की जीवन पद्धति को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें मस्ती है, उल्लास है, पर कहीं ना कहीं ये लोग भीतर से या तो टूटे हुए हैं या टूटने के क्रम में अपने जीवन को जी रहे हैं। ये टूटन अचानक नहीं आई, ये टूटन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की है, जो परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल नहीं सकी थी। स्वतंत्रता के पूर्व हमने बहुत सारे सपने देखे थे। हमें लगा था कि स्वतंत्रता के बाद शायद सारा आसमान रंगीन हो जाएगा, जीवन परिवर्तित हो जाएगा, जो कुछ हमारे सपने हैं वो साकार रूप लेने लगेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमीर और अधिक अमीर होता गया और गरीब की स्थिति में भी विशेष परिवर्तन नहीं आया। ये जीवन धर्मवीर भारती का जाना पहचाना था और किसी हद तक, क्योंकि वो स्वयं मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित थे, इसलिए ये जीवन उनका भोगा हुआ यथार्थ था और इसलिए इस जीवन के विषय में, उसके संस्कारों के विषय में, रीति रिवाजों के विषय में, परंपराओं के विषय में वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो जानते थे कि जब व्यक्ति टूटता है, बिखरता है, तो उसकी स्थिति क्या होती है। सपने देखना आसान है, बस सपनों को साकार ना होते देखकर जो चुभन पैदा होती है, जो निराशा, पीड़ा, हताशा पैदा होती है, जो संत्रास की स्थिति उत्पन्न होती है, उससे धर्मवीर भारती परिचित थे। ये कहानी गली मोहल्ले की परिचित कहानी है। बदकही मोहल्ले के लोग जिस प्रकार से अपना समय व्यतीत करने के लिए एक स्थान पर जुट जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कहानियों के माध्यम से एक दूसरे पर निशाना लगाते हैं, ये सब कुछ भारती जी के लिए परिचित था। और इन सब को मिलाकर धर्मवीर भारती ने एक नया रूप प्रदान किया और सूरज का 7वां घोड़ा पाठकों के समक्ष उपस्थित हुआ। किसी भी रचनाकार के कृतित्व का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अधिक प्रमाणित अगर किसी निष्कर्ष को माना जा सकता है तो लेखक की स्वयं की मान्यताएं होती हैं, क्योंकि कोई भी लेखक अपनी रचना को अपनी मान्यताओं के अनुसार ढालता है। लेखक की उपन्यास संबंधित मान्यताएं उपन्यास के पात्र माणिक मुल्ला के माध्यम से अभिव्यक्त हुई हैं। माणिक मुल्ला के माध्यम से भारती जी कहते हैं, अगर काफी फुर्सत हो, पूरा घर अपने अधिकार में हो, 4 मित्र बैठे हों, तो निश्चित है कि घूम फिर कर वार्ता राजनीति पर आ टिकेगी और जब राजनीति में दिलचस्पी खत्म होने लगेगी तो गोष्ठी की वार्ता प्रेम पर आ टिकेगी। और इसीलिए भारती जी कहते हैं कि प्रेम परक कहानियां
सर्वाधिक सफल कहानियां होती हैं। किसका किससे प्रेम है, क्यों है, वो अपने प्रेम में कहां तक सफल हुआ, विफल हुआ तो क्यों हुआ, इन सब बातों में हम सब की विशेष रुचि रहती है। और बत कही कि क्या कहें, ये तो सर्वाधिक एक विशेष प्रिय विषय रहता है। माणिक मुल्ला आगे कहते हैं, कहानियों की तमाम नस्लों में प्रेम कहानियां ही सबसे सफल साबित होती हैं। अतः कहानियों में रोमांस का अंश जरूर होना चाहिए, लेकिन साथ में हमें अपनी दृष्टि संकुचित नहीं कर लेनी चाहिए और कुछ ऐसा चमत्कार करना चाहिए कि वे समाज के लिए कल्याणकारी अवश्य हो। यहाँ भारती जी की दूसरी मान्यता हमारे सामने आती है कि एक कहानियों में सफल कहानियां कौन सी हैं? प्रेम कहानियां, जिसमें रोमांस होता है, जिसमें जिज्ञासा होती है, जिसमें पाठक की रुचि होती है। और इसके साथ साथ किसी भी कहानी के लिए एक उद्देश्य का होना, और वो उद्देश्य कल्याणकारी होना चाहिए समाज के लिए, ये भी आवश्यक है। कहानी किस टेक्निक से लिखी जाए, किसी भी कहानी की टेक्निक क्या होनी चाहिए, इसके विषय में भी भारती जी का स्पष्ट मत था। उनका मानना था कि कहानी में आदि, मध्य और अंत होना चाहिए। चाहे वो आधुनिक कहानी हो, जिसमें कई बार हम इन तीनों तत्वों में से कोई एक तत्व छोड़ देते हैं, पर अगर ऐसा होता है तो कहानी अपना अपेक्षित प्रभाव अपने पाठकों पर प्रेषित नहीं कर पाती। इसके साथ ही उसमें कोई ना कोई निष्कर्ष होना चाहिए। ये माना जा सकता है कि कहानीकार अपने पाठकों को निष्कर्ष स्थापित करने के लिए खुला छोड़ दे। वो चाहे तो किसी भी कहानी से अपने मतानुसार कोई भी निष्कर्ष निकाल सकता है, पर फिर भी कहानीकार का ये एक मजबूत उद्देश्य होना चाहिए कि कहानी लिखते समय वो अपनी तरफ से उस कहानी का एक निष्कर्ष पाठकों के साथ अवश्य साझा करे। माणिक मुल्ला कहते हैं, कहानी वही पूर्ण है जिसमें आदि में आदि हो, मध्य में मध्य हो और अंत में अंत हो। वो आगे बोलते हैं, कहानी का आदि वह है जिसके पहले कुछ न हो, बाद में मध्य हो, मध्य वह है जिसके पहले आदि हो और बाद में अंत हो, अंत उसे कहते हैं जिसके पहले मध्य हो और बाद में रद्दी की टोकरी हो। क्योंकि किसी भी कहानी के अंत के बाद, उसके फलागम की प्राप्ति के बाद, यदि वो कहानी और अधिक आगे चलती चली जाती है तो पाठक उसमें अपनी जिज्ञासा छोड़ देता है। पाठक की जिज्ञासा शांत हो जाती है और वो उस कहानी को नहीं पढ़ना चाहता। हम बार बार किसी कहानी को कब पढ़ना चाहते हैं? जब उससे हमें कुछ प्राप्त होता है, कोई एक बात जो कहीं ना कहीं हमारे मनोमस्तिष्क को, हमारे दिल को झंझोर जाती है, वही कहानी हमें बार बार अपने आप को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अन्यथा बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें केवल बाद में रद्दी की टोकरी ही नसीब होती है। दूसरे सिद्धांत के विषय में माणिक मुल्ला के माध्यम से धर्मवीर भारती कहते हैं, कहानियां चाहे छायावादी हों या प्रगतिवादी, ऐतिहासिक हों या अनैतिहासिक, सामाजिक हों या मुस्लिम लीगी, किंतु उनमें
कोई ना कोई निष्कर्ष अवश्य निकलना चाहिए। वह निष्कर्ष समाज के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। इस प्रकार से निष्कर्ष का होना, और वो भी कल्याणकारी निष्कर्ष का होना, धर्मवीर भारती का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कथा शिल्प की प्रणाली भी माणिक मुल्ला के अनुसार गद्य की अन्य विधाओं से निश्चित रूप से भिन्न होनी चाहिए। उनके अनुसार कहानीकार को एक निष्कर्ष पहले से सोच लेना चाहिए और फिर उस निष्कर्ष के आधार पर उनका अपने पात्रों पर इतना अधिक अधिकार होना चाहिए कि वो अपने आप प्रेम के चक्र में उलझते चले जाएं और अंत में उसी निष्कर्ष पर पहुंचें जिस निष्कर्ष पर कहानीकार उन्हें पहले से ही पहुंचाना चाहता है, जो निष्कर्ष उसने पहले ही सोचकर रखा हुआ था। भारती जी कहानी की भाषा शैली को बोलचाल की भाषा मानते हैं। उनका मानना है कि अगर कहानी की भाषा क्लिष्ट होगी तो पाठक उसे पढ़ने में रोमांच का अनुभव नहीं करेंगे। कोई भी कहानी क्योंकि एक बैठक में पढ़ने वाली रचना है, अगर उसके लिए किसी भी पाठक को कोश का सहारा लेना पड़े तो निश्चित रूप से पाठक उसमें अपनी जिज्ञासा खत्म कर लेगा। रोमानी, चित्रात्मक, फूलों से सजी धजी भाषा शैली के प्रयोग के धर्मवीर भारती सर्वथा विरुद्ध थे। माणिक मुल्ला कथा चक्र के अंतर्गत कही कथाएं मानते हैं कि वो प्रेम परक होनी चाहिए, निष्कर्षवादी होनी चाहिए और इनमें वह जिंदगी आनी चाहिए जो आज का मध्य वर्ग जी रहा है, जिन समस्याओं से वो दिन प्रतिदिन रूबरू हो रहा है, जिनके साथ वो उलझ रहा है, समझौते कर रहा है और अपने जीवन को आगे चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यदि वो समस्याएं ही उस कहानी में नहीं होंगी, यदि उनके समाधान ही हमें नहीं मिलेंगे तो उस कहानी का उद्देश्य विफल हो जाएगा। कहानीकार अगर अपने स्वांत सुखाई के लिए लिखता है तो उसका एक उद्देश्य पाठक भी होता है। अगर पाठक उसे पढ़ेगा ही नहीं तो उन कहानियों को लिखने का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। धर्मवीर भारती ने माणिक मुल्ला के माध्यम से सांकेतिक दृष्टिकोण के द्वारा समाज की नैतिक, आर्थिक विकृतियों को आपस में इन कहानियों में जोड़कर देखा है। सामाजिक जीवन के गलित यथार्थ को उभारकर सामान्य जनता की हीन, दिशाहीन दशा, रूढ़िबद्धता, अंधविश्वास और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीवन में साहस की कमी या जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से उलझने का मादा ना होना, इन सब का बहुत कारुणिक अंकन सूरज का सातवां घोड़ा की विभिन्न कहानियों में किया है। इस उपन्यास की पहली कहानी दोपहर की है। ये जो 7 कहानियां हैं वो 7 दोपहर में कही गई कहानियां हैं, जहां माणिक मुल्ला के दोस्त अपने सारे काम करके दोपहर में जब आपस में मिलते हैं तो माणिक मुल्ला उन्हें प्रतिदिन एक कहानी सुनाते हैं
और इन कहानियों के माध्यम से वो एक एक अपने उद्देश्य की सिद्धि करते हैं। पहली कहानी नमक की अदायगी या जमुना का नमक कहानी है। उपन्यास का ताना बाना सामान्य वर्ग के युवक युवतियों के आकांक्षित प्रेम की कथाओं से बुना गया है, जिसे वे जीवन भर चाहते हुए भी अपना नहीं पाते। उपन्यास में उपोद्घात से पूर्व लेखक ने कथा कथक माणिक मुल्ला को परिचित कराया है, क्योंकि माणिक मुल्ला ही हैं जो भारती जी के विचारों को, उनकी मान्यताओं को पाठकों से अपने तरीके से साझा करते हैं। माणिक मुल्ला अपने मोहल्ले के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। मुल्ला उनका उपनाम है, कश्मीरी हैं और भाई का स्थानांतरण होने के कारण पूरे घर का दायित्व उन पर आ जाता है। वहीं उनके मित्र प्रकाश, ओंकार, श्याम और स्वयं धर्मवीर भारती उनके घर पर दोपहर को एकत्र होते थे और उनका मनोरंजन करने के लिए माणिक मुल्ला उन्हें एक कहानी सुनाते थे। उनके कमरे में पुस्तकें थीं, घोड़े की नाल एक जगह रखी हुई थी और काले बेंत का एक चाकू था। यही सब चीजें इन सातों कहानियों का आधार बनती हैं। माणिक मुल्ला ने सबसे पहले प्रेम का विश्लेषण किया है। उनके अनुसार प्रेम नामक भावना कोई रहस्यमय, आध्यात्मिक या सर्वथा व्यक्तिक भावना ना होकर वास्तव में एक सर्वथा मानवीय सामाजिक भावना है। अतः समाज व्यवस्था से अनुशासित होती है और उसकी नींव आर्थिक संगठन और वर्ग संबंध पर स्थापित है। कोई भी समाज प्रेम विहीन नहीं हो सकता। समाज में जितने भी लोग रहते हैं वो आपस में प्रेम नामक भावना से जुड़े होते हैं। इसलिए ये केवल एक व्यक्तिगत भावना ना होकर सामाजिक भावना है। हम एक दूसरे से मिलते हैं प्रेम के कारण, स्नेह के कारण, एक दूसरे का साथ देते हैं और इसलिए कोई भी संगठन, कोई भी वर्ग अगर कभी उन्नति कर सकता है तो वो प्रेम के माध्यम से ही कर सकता है। प्रेम की परिभाषा देने के उपरांत उसका विश्लेषण करने के बाद माणिक मुल्ला प्रेम की अदायगी अर्थात जमुना का नमक माणिक ने कैसे अदा किया शीर्षक कहानी अपने मित्रों को सुनाते हैं। निम्न मध्य वर्गीय जमुना और तन्ना का प्रेम सफल नहीं हो पाता। इसके कारण है, और वो कारण है कि जमुना का क्लर्क पिता की आर्थिक स्थिति तन्ना के पिता महेश्वर दलाल के समकक्ष नहीं है और इसलिए वो जमुना का विवाह तन्ना से नहीं करना चाहते। तन्ना के तुलना में जमुना उच्च गोत्र की है और इसलिए भी गोत्रों का मेल ना होने के कारण उनका आपस में विवाह होना संभव नहीं है। भाभी के चौतरा वाले ब्रह्मचारी से कंठी लेने के उपरांत माणिक को जमुना के यहाँ गाय की रोटी देने जाना पड़ता है। नित्य प्रति का जाना जमुना माणिक को आपस में निकट लेकर आता है। जमुना माणिक में
एक दोस्त देखकर उसे अपनी प्रेम कथा सुनाती है। इतना ही नहीं, वो माणिक मुल्ला से सस्ती प्रेम परक कहानियों की पुस्तकें मंगवाती है और नई फिल्मों के गानों की किताबों को भी मंगवाती रहती है। वह उन्हें नमकीन बेसन के पुए खिलाती है और इस पुए को खिलाने के बदले वो ये कहती है कि अब क्योंकि तुमने मेरा नमक खा लिया है, इसलिए उसको अदा करने के लिए तुम्हें मेरे घर में जब भी मैं बुलाऊं आना पड़ेगा। और नित्य प्रति उनका आपस में मिलना होने लगता है। माणिक मुल्ला कहीं ना कहीं जमुना से प्रेम करने लगते हैं, पर उसे अपनी मन की बात नहीं बता पाते। इस बीच जमुना का विवाह तिहाजू किंतु सनाड्य वयस्क जमींदार से हो जाता है। मुल्ला देखते रह जाते हैं। अपनी इस कहानी का निष्कर्ष देते हुए माणिक मुल्ला कहते हैं, हर घर में एक गाय होनी चाहिए जिसमें राष्ट्र का पशुधन भी बढ़े, संतानों का स्वास्थ्य भी बने, पड़ोसियों का भी उपकार हो और भारत में फिर से दूध घी की नदियां बहें। ये निष्कर्ष उन्होंने क्यों निकाला? क्योंकि गाय की वजह से ही वो जमुना के घर नित्य प्रति आना जाना कर पा रहे थे। इस तरह से अपने सिद्धांतों के अनुरूप ही माणिक मुल्ला अपनी पहली कहानी में भी अपने दोस्तों को निष्कर्ष देते हैं। ये एक बिल्कुल अलग बात है कि उनके द्वारा दिए गए निष्कर्ष से श्रोता बिल्कुल भी सहमत नहीं होते और इसे देखते हुए माणिक मुल्ला को कथा को आगे बढ़ाना पड़ता है और दूसरी दोपहर अन्य अध्याय में वो इसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्याम जमुना की कहानी को सुनकर भावुक हो जाता है, क्योंकि जमुना की जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी स्थिति कभी अर्थ के कारण, कभी गोत्र के कारण, कभी धर्म के ना मिलने के कारण उन्हें अपने प्रेम से पीछे हटना पड़ता है। अपने अगले वक्तव्य में हम इसी उपन्यास की अगली कहानी पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।